Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और Apollo CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर है 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम देखेंगे कि जो लाइफ प्रोसेसेस है एनसीईआरटी के अंदर, तो हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसको हम किस तरह से रीड करेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। मीन्स के इन शॉर्ट आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 6 साइंस लाइफ प्रोसेसेस को हम रीड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। तो जैसे देखो बेटा, हमारा चैप्टर है 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। दूसरा बेटा कि ये जो टॉपिक है, मीन्स कि ये जो चैप्टर है आपका, इट इज़ सो लेंदी, बहुत ही लेंदी चैप्टर है। तो इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, शायद 2 लेक्चर हो सकते हैं या 3 लेक्चर में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं लेक्चर 1। तो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। अब फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। मीन्स के क्या जिंदा है और क्या नॉन लिविंग है। मीन्स के किसको हम लिविंग बोलेंगे और किसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो देखो बेटा, फर्स्ट ये होता है आपका कि जो लिविंग होते हैं वो मूव करते हैं। मीन्स के जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेर इज नॉन लिविंग डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जिसको हम बोलेंगे मूवमेंट, क्या बोलेंगे हम, मूवमेंट बोलेंगे। तो लिविंग थिंग्स के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो कि डॉग इज रनिंग, जो डॉग है वो दौड़ रहा है, या तो काउ चिविंग कर्ड, या तो मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। बराबर। तो यहाँ पे देखो कि जो डॉग है वो रनिंग कर रहा है, या तो आप चल रहे हो, तो वो मूवमेंट है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। तो मूवमेंट हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि हम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट वी कैन डिफ्रेंशिएटेड कि क्या लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, राइट। तो मूवमेंट हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। अब देखो कि जो मूवमेंट होता है वो 2 तरह का मूवमेंट होता है। एक कि जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ रिलेटेड होता है, जैसे मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड होगा। दूसरा जो मूवमेंट होगा वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। जैसे उसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज कि यहाँ पे हमारा एक प्लांट है और ये उसके रूट है, राइट, और ये हमारा प्लांट हो गया। देखो तो अब ये प्लांट का जो ये प्लांट अभी ऐसा है, कुछ वीक के बाद ये प्लांट आप देखोगे तो उसकी हाइट आपकी बढ़ गई है। प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे प्लांट के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जो रूट है वो भी थोड़े बड़े हो गए, लेंथ में थोड़े बड़े हो गए। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे जो आप मूवमेंट देख रहे हो वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो ये जो मूवमेंट है इट इज़ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो जो मूवमेंट होंगे वो 2 तरह के होंगे कि प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है या जो रूट होते हैं उसकी जो लेंथ बढ़ती है, तो ये जो ग्रोथ होता है या तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। दूसरा जो मूवमेंट होता है जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता है, जैसे देखो कि सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, या तो यहाँ से यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, या तो दूसरा देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं
कि डॉग इज रनिंग, तो डॉग इज रनिंग, तो यहाँ पे देखो मेरा भी मूवमेंट हो रहा है और डॉग का भी मूवमेंट हो रहा है, बट ये जो मूवमेंट है इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, तो इसको हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं बोलते हैं। तो जो मूवमेंट होंगे वो दो तरह के होंगे। तो देखो जो लिविंग होंगे, जो जिंदा है वो मूव करते हैं और जो नॉन लिविंग है वो मूव नहीं करते। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो मूवमेंट होता है कि कुछ मूवमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। जैसे मैंने बताया कि प्लांट में जो रूट की जो लेंथ बढ़ती है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, जबकि जो डॉग रनिंग कर रहा है या जो मेन है वो वॉकिंग कर रहा है तो इट इज़ नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये आपका ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता है, राइट। अब दूसरा देखो कि बेटा कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, आपको दिखते नहीं है। कुछ जो मूवमेंट होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, जो हमको दिखते नहीं है, राइट। तो मूवमेंट आपके इनविजिबल भी होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, सो मूवमेंट आपका कॉमन एविडेंस है कि कोई भी जो कोई चीज़ है वो लिविंग है, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, मूवमेंट से। बट मूवमेंट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया टू डिफाइन वेदर जो चीज़ है वो लिविंग है या नहीं है। वो सिर्फ इस क्राइटेरिया से आप नहीं बोल सकते हो कि देखो कि अगर प्लांट की आप बात देखते हो तो प्लांट आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, वो पेड़ आपका आज यहाँ पे है, 1 महीने के बाद भी वो पेड़ वहाँ पे ही होगा, तो वहाँ पे तो प्लांट आपका मूव नहीं कर रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखता नहीं है तो फिर हमेशा बोलेंगे कि प्लांट नॉन लिविंग है, प्लांट नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग जो होंगे वो तो मूव करते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो सिर्फ मूवमेंट इज नॉट क्राइटेरिया, सिर्फ जो मूवमेंट है वो क्राइटेरिया नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, बट प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव and some animal can breathe without visible movement. So using visible movement as the defining characteristics of life is not possible, not enough, sorry not possible नहीं, not enough। सिर्फ मूवमेंट क्राइटेरिया आपके लिए किसी भी थिंग को वो लिविंग है या नॉन लिविंग है उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम मूवमेंट क्राइटेरिया नहीं ले सकते। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल केस विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, बराबर, नेकेड आई। तो नेकेड आई में देखो कि कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होते हैं, जो हमको विजिबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल आप देखो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो आपके लिए इनविजिबल होता है, एंड इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है? यस, जरूरी है। जैसे देखो एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं, सपोज हम जो ब्रीथिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल है। तो जो ब्रीथिंग में होता है तो ब्रीथिंग में इनविजिबल मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, बराबर। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो इनविजिबल होते हैं। तो कुछ मूवमेंट होते हैं जो इनविजिबल भी होते हैं, राइट। तो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, वो क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। जैसे देखो कि ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी सेल के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो कि ये हमारा गोल्गी बॉडी है, ये हमारी गोल्गी बॉडी है। दूसरा हम देखते हैं
तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे ये जो सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी मूवमेंट होता है। सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर जा रहा है सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ना, इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी और उस कंडीशन में जो लिविंग थिंग्स है वो डाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि यस, कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा, दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो कि लिखा है कि हाँ, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। तो जो वायरस है उनके अंदर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज ये हमारा एक वायरस है, दिस इज, ये हमारा वायरस हो गया, राइट। तो अब ये वायरस के अंदर, जब वायरस किसी बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वो नॉन लिविंग होता है। जो वायरस होता है वो जब किसी लिविंग के बॉडी के अंदर एंटर होता है देन वो लिविंग होता है। तो वायरस को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, वो अभी तक एक मतलब के कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि अभी भी कुछ मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एंड दैट इज पार्सली वाई देर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। जो वायरसेस है वो अलाइव है या नहीं है, ये अभी कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जब वायरस, जैसे अभी हमने देखा कोरोना वायरस, तो जो कोरोना वायरस समझो कि जब एटमॉस्फेयर में, समझो कि ये जो सरफेस है यहाँ पे कोरोना वायरस चिपका हुआ है, समझो कि ये आपका कोरोना का वायरस है, राइट, ये कोरोना का आपका वायरस है। तो अभी इस बोर्ड के ऊपर है तो ये नॉन लिविंग है। क्या है? ये नॉन लिविंग है, मीन्स कि इसको हम लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है। नाउ व्हेन दिस वायरस एंटर इन माय बॉडी, जब ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, नाउ ये रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ करेगा और जिंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे वायरस को हम नॉन लिविंग बोले या लिविंग बोले, वो अभी तक कंट्रोवर्सी है, राइट। तो वायरस को न तो आप लिविंग बोल सकते हो न तो नॉन लिविंग बोल सकते हो। एक्चुअली वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली एक कड़ी है। सो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं कि देखो कि वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि ये हमारा सेल है, तो सेल को जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल हो गया। तो ऑक्सीजन जो है सो वो ऑक्सीजन हैज़ टू एंटर, सेल के अंदर एंटर होना चाहिए। और सेल के अंदर जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी कम आउट फ्रॉम द सेल। तो ये जो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है वो हमारे लिए इनविजिबल है। आपको ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता हुआ दिखेगा नहीं, या तो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हुए आपको नहीं दिखता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये सेल के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। आगे देखते हैं, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो हमने आगे वाले स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे बॉडी में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है,
ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है जो फंक्शन करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। जो हार्ट है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब के कंट्रोल करता है। जो हमारा स्टमक है, माउथ है, पेनक्रियाज है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आप देखो ऐसे हमारी जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, सब एक दूसरे सब अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो, बराबर। और ये सारे ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो जैसे देखो कि होता क्या है आपका कि जो सेल है तो ये हमारा समझो कि सेल हो गया, सो ये सेल है एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो क्या बनता है आपका टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ जो सेल होता है वो बनता है आपका टिश्यू, राइट। जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो बनता है आपका ऑर्गन, क्या बनेगा ऑर्गन। एंड जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनके एक बॉडी बनती है ह्यूमन की। तो देखो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर whether it is unicellular organism or multicellular organism, whether इट इज एनिमल और प्लांट, ये सब लोग लिविंग है और इन सब के अंदर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, राइट। बराबर। आगे देखते दे कैन टिश्यू हैव सेल, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट। अब देखो जो सेल है यहाँ पे लिखा है कि सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, कि जो हमारा ये सेल है तो ये हमारा सेल है, तो सेल के अंदर आप देखोगे तो एक मतलब कंपोनेंट होते हैं, उसके भी कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि समझो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा राइबोसोम हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारी गोल्गी बॉडी हो गई, राइट। तो देखो जो सेल है सेल के अंदर भी स्मॉलर कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, राइट। दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down। देखो अब ये जो सेल है तो ये सेल के ऊपर एनवायरमेंटल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी अफेक्ट होती है और उसकी वजह से इसके अंदर ब्रेकिंग डाउन होता है। क्या होता है आपका ब्रेकिंग डाउन होता है। सो ब्रेकिंग डाउन ओवर अ टाइम्स, समय समय पे यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन होता है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव। अगर ये मतलब कि जो सेल है हमारी बॉडी के अंदर सेल बनते हैं और मरते हैं, मतलब सेल बनते भी है और ख़त्म भी होते हैं। तो अगर ये जो सेल है ये टाइमली ख़त्म भी हो जाते हैं, इसकी वजह से आप देखो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मरने वाला है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला है, बराबर। मतलब कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता है, बराबर। नाउ आगे हम चलते हैं। तो अब ये जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये जो मॉलिक्यूलर है या ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है मतलब सेल है ये ब्रेक डाउन होते हैं और इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए लिविंग नहीं रहते, मतलब अलाइव नहीं रहते, बराबर। तो मतलब कि इनको रिपेयर भी करना पड़ेगा और उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करना पड़ेगा। नाउ आगे है कि सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम ये जानते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर आपके किससे बने, मॉलिक्यूल से बने। कि भाई जैसे देखो सेल है तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है आपका टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है आपका ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और सारे सिस्टम एक
प्रॉपर वे में काम करके एक ह्यूमन की या किसी एनिमल की बॉडी बनाता है। अब बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो यूनिट है लाइफ का, वो क्या है? सेल है। तो सेल के अंदर छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं और सेल को अपना काम प्रॉपर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो सेल मेटाबॉलिज्म करता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। सारे ये स्ट्रक्चर तो बने तो मॉलिक्यूल से है ना, कि जो सेल है वो सेल बन के टिश्यू बनता है, सेल मिलके टिश्यू बनता है। तो टिश्यू के अंदर भी तो सेल है और सेल के अंदर आपके मॉलिक्यूल है, मतलब सारे स्ट्रक्चर आपके मॉलिक्यूल से बने हैं। तो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो आप देखो कि जो सेल है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपके सेल के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। लाइक सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेंटेन करने के लिए जो अलग अलग प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो देखो एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि देखो क्वेश्चन आपका क्या है। सो क्वेश्चन है आपका व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अभी तक जो हमने देखा वो इंट्रोडक्शन देखा, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो सिंपल कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जिंदा रहता है। क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे अगर मुझे सरवाइव करना है, मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो रेस्पिरेशन हमारी लाइफ प्रोसेसेस हो गई। मुझे ब्रीथिंग करना पड़ेगा, तो ब्रीथिंग हमारी लाइफ प्रोसेसेस हो गई। एक्सक्रिएशन होगा, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुझे बॉडी में से बाहर निकालना पड़ेगा, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है उसको भी मुझे बॉडी में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो एक्सक्रिएशन है इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लाइफ प्रोसेसेस। उसी तरह से मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी को, जैसे अभी हमने देखा कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कैसे बनती है? मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे, और अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारे बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल का वो आपका स्टॉप हो जाएगा और अल्टीमेटली हम मर जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लाइफ प्रोसेसेस। वैसे दूसरी भी लाइफ प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, तो दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ से बेटा देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो हमारे बॉडी में जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस चलते रहता है, कंटिन्यूस आपका चलते रहता है। इवन जब आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे देखो एग्जांपल कि इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास। जैसे आप क्लास में बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्लास में आराम से बैठे हो, तब भी आपके बॉडी के अंदर मेंटेनेंस प्रोसेस चलती रहती है। जैसे आप सो जाते हो, आप ऐसा समझोगे भाई हम सो जाते हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं। जब आप सोते हो तब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस, एक्सक्रिएशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हमारे बॉडी में जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है।
राइट। तो देखो लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो द प्रोसेस which together perform these maintenance jobs are called life processes। इसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, राइट। क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। जस्ट 1 मिनट। अब देखो तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में तो आपको मालूम पड़ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम देखते हैं जिसमें भी आपके क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, राइट। तो जैसे देखो फर्स्ट आपका है कि सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। क्या प्रिवेंट करता है ये, हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूलर डैमेज होता है या जो मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन होता है उसको प्रिवेंट करता है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज नीडेड, तो यहाँ पे देखो एनर्जी चाहिए। नाउ अब सवाल ये आता है ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आती है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के बाहर से आती है। जैसे हमको एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं, तो खाना कहाँ से आता है, हमारे बॉडी में से नहीं आता है। हमने जैसे कोई एप्पल खाया तो एप्पल बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन, राइट। तो ये हो गया। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस। अब एक प्रोसेस होनी चाहिए कि जहाँ पे एनर्जी जो है कि ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बराबर, टू द इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहां से आ रहा है, फ्रॉम आउटसाइड, बराबर, फ्रॉम आउटसाइड, बराबर, टू इनसाइड, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपका फर्स्ट आ गया जो लाइफ प्रोसेस है वो है आपका न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन फर्स्ट आपकी लाइफ प्रोसेस हो गया। न्यूट्रिशन मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड टू द इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, inside of a organism। so this process is called a nutrition। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, राइट। तो न्यूट्रिशन आपकी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हो गई, राइट। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है तो वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बराबर। अगर समझो कि कोई जायंट ऑर्गेनिज्म है जैसे एलिफेंट है, तो एलिफेंट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा मतलब कि वो ज़्यादा खाना खाएगा, राइट। अमीबा आप देखोगे तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है एज कंपेयर टू द एलिफेंट। तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत कम होती है, राइट। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर। तो आगे देखो यहाँ पे लिखा है कि सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। अब देखो हम जो खाना खाते हैं उसमें होता क्या है, तो हमको ये तो मालूम पड़ गया कि हमारे बॉडी में जो मेंटेनेंस होता है, हमारी मतलब हमको जिंदा रहने के लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है, और ये मेंटेनेंस करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है मीन्स के फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो हम किससे इसको फुलफिल करते हैं, फूड से, खाने से। अब खाने में हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी खा के भी जिंदा रह सकते, नहीं। खाने के अंदर जो हम लेते हैं वो कार्बन बेस मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, कार्बन बेस मॉलिक्यूल। अब जो भी खाते हो उसके अंदर कार्बन होता है। जैसे कि देखो कि पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर भी आपका कार्बन होगा, तो हम कार्बन बेस मॉलिक्यूल हम लेते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस, ये भी कार्बन बेस होता है।
डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे आपका एक वर्ड्स आया कि डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स। So such kind of nutrition is called a heterotrophic mode of nutrition। इसको हम क्या बोलते हैं? heterotrophic mode of nutrition। तो आगे देखो बेटा, तो यहाँ पे लिखा है the outside sources of energy could be quite varied, अलग अलग हो सकती है, since कि environment is not under the control of the इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनवायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है बराबर, तो उसकी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ती है, बट उस टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमको हमारी बॉडी को उस तरह से हैबिचुअल करना पड़ता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है इट इज नॉट इन अंडर कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी, ये जरूरी नहीं है, एंड फाइनली कन्वर्टेड इन द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to kind of the molecule the body needs to grow। अब ये जो पोटैटो आपने खाया तो ये तो बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इसको स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। मतलब कि ये जो आप जो खाना खाते हो, मतलब कि हम जो फूड लेते हैं एनर्जी के लिए बराबर, तो वो आपका लार्ज मॉलिक्यूल होता है बराबर, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो उस लार्ज मॉलिक्यूल को आपको छोटे मॉलिक्यूल में कंट्रोल मतलब के कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। आगे देखो आपका है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स बराबर। नाउ अब यहाँ से देखो कि जैसे अभी हमने देखा कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि जो सिंगल सेल और जैसे आप देखो कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जैसे अमीबा या तो पेरामोसियम, तो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड, उनके पास कोई मुंह नहीं है। जैसे हमको खाना लेने के लिए माउथ है बराबर, तो दे डोंट हैव एनी ऑर्गन, उनके पास कोई भी ऑर्गन नहीं है, बिकॉज दे आर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उनके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी कोई भी ऑर्गन नहीं है, हमारे पास लंग्स है बराबर। रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर बराबर, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट ये भी इनके पास नहीं होता है। मतलब कि जैसे हमको हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल को निकालना है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को जो हमको निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं किडनी। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बट होता क्या है कि द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि उनकी जो पूरी बॉडी की जो सरफेस है ना वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखो ये हमारा अमीबा हो गया, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, ये तो मैंने आपको बड़ा बताया है, बट अमीबा आपको नेकेड आई से दिखता नहीं, ये सिंगल है। अब देखो अमीबा यूनिसेल्युलर है, तो इसके पास न तो माउथ है न तो मतलब खाना खाने के लिए कोई माउथ नहीं है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए इसके पास कोई लंग्स नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट इसकी बॉडी में बनता है उसको निकालने के लिए इसके पास कोई भी किडनी नहीं है बराबर। तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बट इसकी जो पूरी बॉडी है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अब देखो सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म,
बराबर, सिंगल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, क्योंकि उनकी पूरी जो बॉडी है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। हमारी पूरी बॉडी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो भी हम देखेंगे। देखो हमारा जो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज ये एक ह्यूमन है, ये आपका ह्यूमन हो गया, राइट। तो देखो आपका जो हार्ट है वो तो बॉडी के अंदर है, आपका जो ब्रेन है वो भी बॉडी के अंदर है, आपका जो लंग्स है वो भी, मतलब कि जो लंग्स है वो भी बॉडी के अंदर है। तो जो हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, पेनक्रियाज, लीवर, सो दे आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, बराबर, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं, जबकि हमारी स्किन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। तो अगर हम ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ स्किन तक जाएगा, बट अंदर जो हार्ट है, अंदर जो ब्रेन है, अंदर जो लंग्स है, अंदर जो पेनक्रियाज है, जो लीवर है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ओके, राइट। तो देखो आगे हम चलते हैं। तो but what happens when the body size of the organism increase and the body design becomes more complex in multicellular organism? देखो जो multicellular organism है, multicellular जैसे human की बात करें, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, बराबर, thus simple diffusion will not meet the requirement of the cell। तो बेटा देखो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये लाइन आपकी आईएमपी है, दिस इज आईएमपी, आपकी टेक्स्ट बुक में इसको लिख लो। ये क्वेश्चन अभी आएगा आपका कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम है इट इज नॉट सफिशिएंट, व्हाई? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surrounding environment। जैसे मैंने आपको बताया हार्ट, तो हार्ट के जो सेल है वो तो अंदर है, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे जो सेल है तो ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर ऑक्सीजन ये लोग डायरेक्ट लेंगे तो सिर्फ इनको मिलेगा, अंदर जो हार्ट के अंदर जो सेल है, बराबर, जो कार्डियक सेल है उनको नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशियंट, बराबर, फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आगे देखो, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देखो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ब्रेन आपका अलग काम करता है, हार्ट आपका अलग काम करता है, लंग्स आपका अलग काम करता है, किडनी आपकी अलग काम करती है, बराबर। बट हाँ, ये सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, बराबर, दे ऑल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। ये सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जस्ट 1 मिनट एसी चालू करो। So we are familiar with the idea of this specialized tissue। ये हमको मालूम है कि भाई सब लोग स्पेशलाइज जो टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, बराबर। तो अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं आपके जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, राइट। एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अमीबा के अंदर खाना लेना सब एक ही काम करता है, क्योंकि एक ही सेल है। जैसे कि समझो कि आपके घर के बाहर एक छोटे से किराना की दुकान है,
तो माल मार्केट से लाना, उस माल को ड्रॉवर में रखना, जो कस्टमर आता है उसको माल देना, बिल बनाना, उससे पैसे लेना, ये सारा काम वो अकेला ही करता है। जबकि जो मॉल होता है, जो सुपर मॉल होते हैं, जैसे बिग बाजार है, बराबर, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, बराबर। बिल बनाने वाला अलग कोई होगा, माल को पैकिंग करने वाला अलग कोई होगा, राइट। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें देखो खाना खाने के लिए हमारे पास माउथ है, फूड लेने के लिए, बराबर। गैसेस एक्सचेंजेस करने के लिए हमारे पास लंग्स है, राइट। जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है इसके रिमूवल के लिए हमारे पास वी हैव अ किडनी, बराबर, वी हैव अ किडनी, राइट। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब देखो यहाँ पे सिंस फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक जगह पे नहीं होता है। खाना आप यहाँ से लेते हो, मुंह से लेते हो, जबकि ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, राइट। तो अलग अलग जगह है ना, राइट। तो वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, जबकि सवाल ये होता है कि भाई आपने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन आपका नोज में गया, नोज से आपका ऑक्सीजन कहाँ पे गया, लंग्स में गया, बराबर। बट अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो हार्ट है इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ये जो हमारा हार्ट है इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब जाएगा कैसे, आपका ऑक्सीजन तो लंग्स पे गया ना, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है आपका वो हार्ट के अंदर चला जाता है। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होता है हार्ट के अंदर, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, सॉरी ब्लड के थ्रू, राइट। तो इसका मतलब होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होती है, जैसे हमारी है सर्कुलेटरी सिस्टम, बराबर, जिसका मेन ऑर्गन है आपका हार्ट, राइट। तो दिस सिचुएशन क्रिएट नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो आपको सिर्फ लिविंग में देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। नाउ आगे हम देखते हैं, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन। अब देखो कि जैसे देखो कि भाई ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब आपने जो कार्बोहाइड्रेट का है, जैसे पोटैटो आपने खाया, तो ये समझो कि आपका पोटैटो है, सो दिस इज पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, बराबर। अब ये कार्बोहाइड्रेट का आपका क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, बराबर। और ग्लूकोज आपका कहाँ पे चला गया, सेल के अंदर एंटर हो गया। अब ये ग्लूकोज जो है, ये जो आपका ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट होना चाहिए एनर्जी के अंदर। तो इसको कौन करता है, तो आपने जो ऑक्सीजन लिया, अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे पहुंच गया, डाइजेशन तो हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बट ये ग्लूकोज आपका सेल के अंदर कैसे पहुंचा, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू पहुंचा, ब्लड के थ्रू, बराबर। नाउ ऑक्सीजन भी आपके सेल के अंदर आया, O2, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2 सो गिव्स, क्या बनाएगा ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर, तो ये आपका एनर्जी जनरेट हो गया। क्या हो गया, हमारा एनर्जी आपकी जनरेट हो गई, तो ये हमारी एनर्जी जनरेट हो गई। तो देखो कार्बन सोर्सेज एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूज, बराबर, that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। अब देखो एनर्जी हमारे लिए जरूरी है, राइट, बट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, ये हार्मफुल तो है, बराबर, बट ये मतलब कि ये यूजलेस तो है, हमारे लिए कोई यूज नहीं है, इवन ये हार्मफुल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर जमा होगा तो ये टॉक्सिक क्रिएट करेगा, जो अल्टीमेटली सेल को मार देगा और सारे सेल मर जाएंगे, अल्टीमेटली हम मर जाएंगे, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी टाइम टू टाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड
और आपका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिन, तो ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, सो दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी टाइम टू टाइम। तो इसके लिए फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल यूरिन, बराबर, तो दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन को भी हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, जैसे हमने देखा न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, बराबर, और मेटाबॉलिज्म। उसी तरह से एक्सक्रिएशन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गई, सॉरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हो गई। सो अब देखो यहाँ पे है आपका कि दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशंस। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गए, लाइफ प्रोसेस हो गए। देखो हमने क्या क्या देखा, एक हमने देखा रेस्पिरेशन हमने देखा, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशंस जो भी हमने देखा, एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज आर लाइफ प्रोसेसेस, बराबर, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो देखो व्हाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जैसे कि जो ह्यूमन जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए डिफ्यूजन जो सिस्टम है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ डिफ्यूजन सिस्टम क्यों सफिशिएंट नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं कि एज वी नो दैट कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, बराबर, एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। देयरफॉर simple diffusion system is not sufficient for the oxygen requirement for the multicellular organism। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपके लिए, सो इट इज IMP। दूसरा जैसे आपका क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कोई जिंदा है या नहीं है, तो हम कौन से क्राइटेरिया से डिसाइड करते हैं। तो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्राइटेरिया कौन से होंगे कि उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा एंड एक्सक्रिएशन होगा। तो न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन आर important criteria used to decide whether something is alive or not, कोई जिंदा है या नहीं है, तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा देखो, what are outside raw material used for by an organism कौन सा आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज करता है, तो कार्बन बेस मॉलिक्यूल, बराबर, कार्बन बेस जो प्रोडक्ट होती है वो यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल। नाउ व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, कौन सी प्रोसेसेस है, तो देखो कौन सी प्रोसेसेस है। फर्स्ट हमने देखा था न्यूट्रिशन जरूरी होती है, बराबर, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, न्यूट्रिशन। सेकेंड आपका होगा रेस्पिरेशन। थर्ड जो आपका होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ जो होगा वो होगा हमारा एक्सक्रिएशंस। सो ये जो प्रोसेसेस है दीज आर इंपॉर्टेंट, बराबर। सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशंस आर प्रोसेसेस, बराबर, कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, बराबर, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो आज हमने
लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा लाइफ प्रोसेस के बारे में। इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने देखा, मतलब कि लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, और ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे। बराबर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा लेक्चर 2 लाइफ प्रोसेसेस। तो वी विल लर्न न्यूट्रिशन, मीन्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, एंड रेस्पिरेशन में न्यूट्रिशन में हम देखेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हीटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं लाइफ प्रोसेस के लेक्चर 2 में। तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।